हेलो एवरीवन, आज अपन मिजल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, कम्युनिटी के अंदर अपन मिजल्स पढ़ेंगे कि मिजल्स होता क्या है। ओके, मिजल्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है दोस्तों। ओके, क्या है एक तरह से मिजल्स? मिजल्स एक तरह से कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके, मिजल्स पढ़ रहे थे, मिजल्स कम्युनिकेबल डिजीज है। इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे मिजल्स को अपन रूबियोला भी बोलते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा, रूबेला और रूबियोला दोनों अलग चीज है। इसको अपन रूबियोला बोलते, रूबेला नहीं बोलते हैं। और रूबियोला बोलते क्यों है? क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सेम रूबेला जैसे ही होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रूबियोला बोलते हैं। इसको 3CH डिजीज भी बोलते हैं। 3CH डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे 3 सिम्टम्स आते हैं जो C से स्टार्ट होते हैं। जैसे इसके अंदर कफ देखने को मिलता है, इसके अंदर कोरिएंजा देखने को मिलता है, इसके अंदर कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 3CH डिजीज भी बोलते हैं। इसको अपन 4 डिजीज फीवर भी बोलते हैं। ओके, 4 डिजीज फीवर मतलब 4 दिन बुखार रहता है। ओके, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो प्रोड्रमल फेज होती है उसके अंदर 4 दिनों तक फीवर रहता है। प्रोड्रमल फेज होती कौन सी है? देखिए, किसी भी डिजीज की 4 फेज होती है। ओके, नंबर वन होती है इंक्यूबेशन पीरियड, नंबर 2 होती है प्रोड्रमल फेज, नंबर 3 होती है इलनेस स्टेज या फिर इलनेस फेज हो गई, तरह से इलनेस फेज हो गई, और नंबर 4 होती है रिकवरी फेज। इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड में कभी भी कोई सिम्टम्स आते नहीं हैं। जैसे ही सिम्टम्स आते हैं वो डिजीज प्रोड्रमल फेज के अंदर चली जाती है। प्रोड्रमल फेज में क्या होते हैं? कुछ साइन सिम्टम्स आते हैं उसके, और जैसे साइन सिम्टम पीक लेवल पे आ जाते हैं वो इन्फेक्टियस पीरियड हो जाता है और उसको अपन इलनेस पीरियड बोलते हैं। ओके, या फिर इसको इरुप्टिव फेज भी बोल सकते हैं। जैसे प्रोड्रमल फेज है ना, इसको अपन प्री इरुप्टिव स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री इरुप्टिव स्टेज भी बोलते हैं। इसी प्रकार से जो इलनेस फेज है इसको अपन इरुप्टिव फेज भी बोलते हैं। इरुप्टिव यानी जहां पे डिजीज का इरेप्शन हो गया है। पेरी इरुप्टिव यानी जहां पे डिजीज प्रकट होने से पहले, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोड्रमल फेज। और प्रोड्रमल फेज में होता क्या है? साइन सिम्टम आते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर जो पॉजिटिव एजेंट है बॉडी में एंट्री से लेके साइन सिम्टम प्रकट होने तक का जो पीरियड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो यहां पे अपन बात कर रहे थे प्रोड्रमल फेज यानी साइन सिम्टम वाली फेज की, यानी प्री स्टेज की। तो इसमें साइन सिम्टम के तौर पे जो फीवर आता है सबसे पहला, और फीवर भी कितने दिनों तक रहता है? 4 दिनों तक रहता है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? 4 डे फीवर भी बोलते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्टली। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो मिजल्स है वो एक इस प्रकार का इंफेक्शन है कि यदि सिंगल टाइम में कोई इंफेक्टेड हो गया तो उसकी बॉडी के अंदर लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी बन सकती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन सकती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर सेकेंडरी जो रेट है यानी दोबारा डिजीज होने के चांसेस हैं वो कितने हैं? 80% है। वैसे तो ये बच्चों में पाया जाता है, मिजल्स मेनली बच्चों में होता है, लेकिन किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं इसके पीरियड ऑफ आइसोलेशन के बारे में। यदि किसी को मिजल्स है तो उसको कितने दिनों तक अपने को आइसोलेट रखने की जरूरत है? ओके, 4 डेज बिफोर, ध्यान रखिएगा, 4 दिन पहले और 5 दिन बाद। किसकी बात कर रहे हैं अपन? ऑनसेट ऑफ रेसेज। देखिए, कभी भी मिजल्स होता है तो मिजल्स के सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होते हैं बॉडी पे रेसेज होना। बॉडी पे रेसेज होते हैं जिनको अपन कोप्लिक स्पॉट बोलते हैं। ओके, जो कोप्लिक स्पॉट होते हैं उन होने के 4 दिन पहले और होने के 5 दिन बाद तक का जो पीरियड होता है वो सबसे ज्यादा इंफेक्टियस पीरियड होता है, और इस पीरियड के अंदर पेशेंट को अपने को आइसोलेट रखने की जरूरत होती है, यानी सभी और लोगों से अलग रखने की जरूरत होती है। इसीलिए कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइसोलेट कब तक रखना चाहिए, तो रेसेज प्रकट होने से 4 दिन पहले और 5 दिन बाद तक का जो पीरियड है वो क्या है? ये टोटल 9 डेज का पीरियड है, वो सबसे ज्यादा इंफेक्टियस पीरियड है, और इंफेक्टियस पीरियड के अंदर ही अपने को आइसोलेट करने की जरूरत होती है। ओके, जो ये डिजीज है वो हाईली इंफेक्टियस कब होती है? जब उसके साइन सिम्टम्स आते हैं। ओके, यानी प्रोड्रमल फेज, और साइन सिम्टम आने के बाद जब डिजीज सीवियर रूप में चली जाती है यानी इरुप्टिव स्टेज, यानी प्रोड्रमल फेज और इरुप्टिव स्टेज, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रोड्रमल फेज को अपन प्री इरुप्टिव स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री इरुप्टिव स्टेज।
तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्री इरुप्टिव स्टेज और इरुप्टिव स्टेज, जो 4 फेज बताई थी ना मैंने आपको, उन चारों में से प्री इरुप्टिव और इरुप्टिव जो फेज है वो हाईली इंफेक्टियस होती है। इसमें साइन सिम्टम आते हैं और इसमें डिजीज प्रकट हो जाती है। तो ये जो फेज होती है वो सबसे हाईली इंफेक्टियस होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वायरस है वो मेनली किसमें पाया जाता है? या तो ब्लड में देखने को मिलेगा, वहां के सलाइवा में देखने को मिलेगा, उसका जो थ्रोट सिक्रीशंस होगा, जो कप के साथ सिक्रीशंस आएगा उसमें देखने को मिलेगा, उसके जो टीयर्स होंगे उसमें भी वायरस प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो यूरिन करेगा उस यूरिन के अंदर भी वायरस प्रेजेंट रहता है। तो इन सब चीजों से भी दूर रहना है, क्योंकि इन सब चीजों के कांटेक्ट में आने से भी क्या होगा, वो हाईली इंफेक्टियस डिजीज है, वो किसी दूसरे के अंदर फैल सकती है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्टली आगे अपन। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इस डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट क्या होता है? अपने नाक और मुंह के द्वारा जो सिक्रीशंस अपन बाहर छोड़ते हैं, जो ड्रॉपलेट बाहर छोड़ते हैं, वो किसी अदर पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो उससे वो इंफेक्टेड हो सकता है। मान लीजिए मेरे को मीजल्स और मैंने यहां पे खांसी किया, और जो मेरे ड्रॉपलेट है वो कहीं किसी सरफेस पे जाके चिपक गए, और वहां पे वो 2 घंटे तक सर्वाइव कर सकते हैं। जो मेरे ड्रॉपलेट है, जो इंफेक्टियस एजेंट है, वायरस है, वो वहां पे 2 घंटे तक वायरस है वो जिंदा रह सकता है। 2 घंटे के अंदर अंदर यदि कोई पर्सन आके उससे कांटेक्ट में आता है तो उसको वो हो सकता है। या डायरेक्टली मेरे सामने कोई पर्सन है, मैं खांसी कर रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो डिजीज उसको जा सकती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट बोलते हैं। यानी कुल मिला के बात करें तो ये डिजीज कैसे फैलती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा। यानी एक तरह से किस प्रकार की डिजीज है? ये एयरबोर्न डिजीज है। ओके, और 2 घंटे तक ये वायरस है वो जिंदा रह सकता है। कहां पे? एयर में, हवा में, किसी भी सरफेस के ऊपर, है ना। ओके, नेक्स्टली रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि डिजीज किस किस को हो सकती है, यानी डिजीज के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे जिनके कारण से डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी किसी में हो तो उसमें चांसेस है कि ज्यादा चांसेस है मीजल्स हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जिसमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ, यदि कोई वैक्सीनेटेड पर्सन है तो 90% चांस है उसको नहीं होगा, पर 10% चांसेस है फिर भी उसको हो सकता है। ओके, तो जो अनवैक्सीनेटेड पीपल है उनमें तो होने के ज्यादा चांसेस है। इम्यूनोडेफिशिएंसी, कोई भी बीमारी है वो उसके अंदर ज्यादा होती है जिसकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उसके अंदर वो हाईली इंफेक्टियस कितना भी एजेंट हो उसको वो कुछ कर नहीं सकता है। तो जो इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट होंगे जिनमें इम्यूनोडेफिशिएंसी रहेगी उनमें चांसेस होंगे होने के ज्यादा। प्रेगनेंसी, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है कि वहां पे मीजल्स ज्यादा होने के चांसेस है। क्लोज कॉन्टेक्ट टू इंफेक्टेड पर्सन, यदि कोई इंफेक्टेड पर्सन के ज्यादा कॉन्टेक्ट में रहते हैं, यानी किसी पर्सन के अंदर मीजल्स हुआ तो उसकी फैमिली को होना ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि वो उसके क्लोज कॉन्टेक्ट वाले हैं। यदि कोई दूसरा पर्सन है तो वो कभी कभी उसके पास में आ रहा है, क्लोज कॉन्टेक्ट उसके फैमिली पर्सन है वो पूरे दिन उनके साथ में रह रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस किसका हुआ? जो क्लोज कॉन्टेक्ट में है। तो ये जो 5 कारण है, ये 5 रिस्क फैक्टर है जिनको मीजल्स हो सकता है या फिर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर अपन बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड यानी इन्फेक्टियस एजेंट या फिर पॉजिटिव एजेंट बॉडी में एंट्री से लेके साइन सिम्टम प्रकट होने तक का जो पीरियड होता है, उसके बिटवीन का जो पीरियड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ओके, ये कितना होता है? ये 10 से 14 दिन का होता है। क्लियर है? नेक्स्टली चलते हैं अपन। ओके, साइन सिम्टम के बारे में बात करेंगे। अब देखो, साइन सिम्टम पूरी बीमारी में एक जैसे तो रहेंगे नहीं। जैसे जैसे बीमारी की स्टेज चेंज होगी वैसे वैसे साइन सिम्टम भी चेंज होते जाएंगे। कैसे होंगे वो अपन देखते हैं। यदि सबसे पहले अपन बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, किसी भी बीमारी के 4 स्टेज होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जिसमें इन्फेक्टियस एजेंट अंदर होने से लेकर साइन सिम्टम आने तक का पीरियड। तो जब साइन सिम्टम आते ही तो वो किस फेज में चला जाएगा? प्रोडर्मल फेज या फिर इरिप्टिव फेज। ओके, तो प्रोडर्मल फेज और इरिप्टिव फेज में आएगा तो साइन सिम्टम आएंगे। यदि इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे तो कोई साइन सिम्टम आते ही नहीं है। तो एक फेज तो अपनी क्लियर हो गई। दूसरी फेज कौन सी हुई? प्री इरिप्टिव फेज या फिर जिसको अपन प्रोडर्मल फेज बोलते हैं, जिसमें साइन सिम्टम आते हैं। ये कब स्टार्ट होती है? जब 10 डेज ऑफ इंफेक्शन, यानी जो इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद, और इंक्यूबेशन पीरियड था कितना? 10 से 14 दिन। 10 से 14 दिन था, तो कम से कम 10 दिन, जब 10 दिन पॉजिटिव एजेंट को एंटर हुए हुए 10 दिन हो चुके हो, उसके बाद में ये फेज स्टार्ट होती है। ओके, 10 डेज ऑफ इंफेक्शन के बाद ही ये फेज स्टार्ट होती है। इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है, यानी बच्चों के अंदर सबसे पहली जो कंप्लेन होती है, सबसे पहले किसी को मीजल्स होता है तो अपने को कैसे पता चलता है? उसको तेज बुखार आता है। दूसरा 3CS सिम्टम्स आएंगे, जो अपन ने पहले से ऑलरेडी पढ़ लिया था कि कोरिएजा हो जाएगा, उसको कफिंग होगी, कंजक्टिवाइटिस होगा, 3CS सिम्टम्स आएंगे।
सोर थ्रोट होगा उसके अंदर, बॉडी पेन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ उसके अंदर कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलेगा। क्या होगा? कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलेगा। ये कोप्लिक स्पॉट होगा कब? प्री इरेप्टिव स्टेज के अंदर भी सबसे पहले दिन से नहीं होगा, थर्ड डे पे स्टार्ट होगा। 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, 11वें दिन से प्रीइरेप्टिव स्टेज हुई, तो यानी सीधे सीधे शब्दों में बात करेंगे तो लगभग 13-14 दिन के बाद ये स्टेज स्टार्ट होगी, या फिर जो पॉजिटिव एजेंट मीजल्स का किसी के बॉडी में एंटर हो जाएगा उसके बाद 13-14 दिन के बाद कोप्लिक स्पॉट आएंगे। और किस प्रकार के होंगे? ये व्हाइटिश ब्लूइश कलर के रहेंगे, व्हाइटिश ब्लूइश कलर के रहेंगे। जो इस डायग्राम में आप देख लीजिए, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये व्हाइटिश ब्लूइश कलर के इसके अंदर स्पॉट बन जाएंगे। और इसका जो बेस होगा वो कैसा रहेगा? रेड रहेगा। अपनी स्किन पूरी रेड हो जाएगी और उसके ऊपर व्हाइटिश कलर के चकते बन जाएंगे, रेसेस बन जाएंगे। क्लियर है? सबसे ज्यादा ये बक्कल म्यूकोसा में देखने को मिलेगा। और बक्कल म्यूकोसा में भी देखते हैं तो स्पेशली जस्ट अपोजिट टू सेकंड अपर मोलर, जो सेकंड अपर मोलर है उसके अपोजिट में देखने को मिलेगा। ये भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ओके, नेक्स्टली अपन चलते हैं आगे। ओके, इरेप्टिव स्टेज के अंदर क्या रहता है? यानी यहां पे डिजीज प्रकट हो गई है, साइन सिम्टम के बाद डिजीज की सीवियर स्टेज आ गई है। इसके अंदर डस्ट की रेड कलर का यूरिन आएगा और सिमेट्रिकल रेसेज होंगे। देखो, रेसेज दो प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है एसिमेट्रिकल। जो एसिमेट्रिकल होगा वो किसी एलर्जिक इरिटेंट के कारण से होता है। मान लीजिए कहीं आके किसी ने मधुमक्खी ने काट लिया, मधुमक्खी ने जिस जगह पे काटेगी उधर ही क्या होगा? रेसेज होंगे, इधर तो नहीं होंगे। तो वो क्या है? एसिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल के अंदर पूरी बॉडी पे होंगे। यदि कहीं होंगे तो पूरी बॉडी पे होंगे। मान लीजिए कभी के ईयर की साइड में होगा या नेक पे होगा, तो नेक पे होगा तो पूरी पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक साइड के नेक पे होगा, एक पे नहीं होगा। ओके, तो सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो सिमेट्रिकल रेसेज होते हैं वो किसी इंटरनल कोज के कारण से होता है, अपने शरीर की किसी अंदरूनी चीजों के कारण से होता है। और एसिमेट्रिकल रेसेज होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से किसी कोज के कारण से होता है, यानी किसी एलर्जिक इरिटेंट के कारण से होता है, वो एस सिमेट्रिकल होते हैं। और जो अंदरूनी किसी कारण से होता है वो सिमेट्रिकल रेसेज होते हैं। तो यहां पे मीजल्स किस प्रकार के डिजीज है? वायरस कहां है? बॉडी के अंदर है, तो किस प्रकार के रेसेज होंगे? सिमेट्रिकल रेसेज होंगे। सबसे पहले कहां होंगे? बिहाइंड द ईयर के बिहाइंड के अंदर होंगे, ईयर के बैक साइड के अंदर होंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिमेट्रिकल है तो एक साइड में होंगे, नहीं, दोनों कानों के पीछे होंगे। क्लियर है? ओके, बात पहले 24 घंटे में अपन देखते हैं तो ये जो ईयर के साइड में हुए थे पहले 24 घंटे में फेस पे फैल जाएंगे, नेक पे चले जाएंगे, अपर आर्म पे हो जाएंगे, अपर चेस्ट पे हो जाएंगे। क्लियर है? अगले 24 घंटों में अपन बात करेंगे तो बैक पे हो जाएंगे, एब्डोमेन पे हो जाएंगे, इंटायर आर्म, पूरी आर्म। पहले अपर आर्म पे हुई थी ना पहले 24 आवर्स में, अगले 24 आवर्स में पूरी आर्म को कवर कर लिया, अपर चेस्ट पे हो जाएंगे। ओके, और थाई पे हो जाएंगे। क्लियर है? अगले 2 से 3 दिन के अंदर बात करेंगे तो जो रेसेज है वो फिट्स तक चले जाएंगे, पैरों तक चले जाएंगे। जो थाई तक थे अगले 24 घंटे में वो थाई तक चले जाएंगे, सॉरी फिट तक चले जाएंगे। अगले 3 से 5 दिनों में बात करेंगे तो पूरी कंप्लीट बॉडी कवर हो जाएगी। यानी जो रेसेज होंगे वो सबसे पहले तो कैसे होंगे? सिमेट्रिकल होंगे। दूसरी चीज, पूरी बॉडी कब कवर हो जाएगी? 3 से 5 दिनों के अंदर पूरी बॉडी है वो कवर हो जाएगी। नेक्स्टली अपन चलते हैं। ओके, पोस्ट मीजल्स फेज, जो अगली फेज होगी, वैसे तो चौथी फेज है पर यहां पे तीसरी क्यों लिखी हुई है? क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर कोई साइन सिम्टम आते ही नहीं है। पोस्ट मीजल्स फेज के अंदर बात करेंगे तो यहां पे वीकनेस दिखाई देगी, यहां पे वेट लॉस दिखाई देगा, वजन कम हो जाएगा, क्योंकि फीवर के कारण से मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, जिनके कारण से न्यूट्रिशन जो अंदर स्टोरेज है उसका पूरे का यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वीकनेस और वेट लॉस दिखाई देगा, ग्रोथ रिटार्डेशन दिखाई देगी, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है ग्रोथ करने के लिए। और सबसे मोस्ट कॉमन पोस्ट मीजल स्टेज के अंदर पूछा जाए तो वो होता है डायरिया। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पोस्ट मीजल्स फेज के अंदर मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम क्या दिखाई देगा? तो वो क्या है? डायरिया है। ओके, यदि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन मीजल्स का आपके पूछा जाए तो वो क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया होता है। यदि मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए तो वो निमोनिया होता है। यदि मोस्ट सीरियस बट रेयर कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए तो वो होती है एसएसपी, यानी सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफेलाइटिस। क्लियर है? ऐसा इसके अंदर दिखाई देता है। नेक्स्टली पूछा जाएगा ट्रीटमेंट के बारे में कि मीजल्स तो हो गया पर ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो वैसे तो मीजल्स का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है कि वैक्सीनेशन हो जाए। ओके, इसके अलावा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। जैसे जैसे साइन सिम्टम आते जाते हैं अपन अकॉर्डिंग टू सिम्प्टोमेटिक अपन उसको ट्रीटमेंट देते हैं। ओके, फिर अपन बात करते हैं
कि WHO ने इसके लिए एक स्ट्रेटजी चला रखी है जिसको अपन WHO मिजल्स इलिमिनेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। काफी बार एग्जाम में भी आया हुआ है। इसका मतलब क्या रहता है कि अपन मिजल्स को जड़ से खत्म कर दे तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो केचअप यानी सबसे पहले तो जो केस है उनको पकड़ो, कीप अप उनको कंट्रोल करो, और फॉलो अप बार बार उनको देखने जाओ कि वो ठीक हुए कि नहीं हुए, दूसरे को फैलाया तो नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, केचअप, कीप अप और फॉलो अप, ये WHO की इलिमिनेशन स्ट्रेटजी है। किसके लिए? मिजल्स के लिए। तो ये था अपना मिजल्स जो अपन ने पढ़ा है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन मिजल्स के बारे में नहीं आता है, अच्छे से कर लीजिए इसको। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। बाय बाय।